नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम तक पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड 2021 का एग्जाम आपके 4 अप्रैल को होना है और इसमें दोस्तों आपके कुल 200 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 60 क्वेश्चन तो आपको जीके जीएस के ही आने हैं। इसलिए आपके जीके जीएस के पोर्शन को मजबूत करने के लिए मैंने एक बहुत ही आपकी इंपॉर्टेंट सीरीज चलाई है, जिसका मैंने नाम रखा है कतई जहर सीरीज। क्योंकि दोस्तों अगर आप इस सीरीज को देखते हैं तो 60 में 55 क्वेश्चन दोस्तों आपको यहीं से आपको टकराएंगे। इसलिए सीरीज को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है और इस सीरीज की क्लासेस तब तक आती रहेंगी जब तक कि आपका एग्जाम स्टार्ट नहीं हो जाता है। इसलिए सारी क्लासों को अटेंड करते चलिए। और ये हमारी दूसरी क्लास है। अगर आप इसकी पहली क्लास को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरे प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि आज का हमारा पहला और पूरी सीरीज का 11वां क्वेश्चन कि वार्षिक वित्तीय विवरण या फिर बजट जो है ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है। दोस्तों जो बजट है यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में शामिल किया गया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों याद रखेंगे कि एक अनुच्छेद और पूछा था कि अनुच्छेद 123। तो अनुच्छेद 123 किस संबंधित दोस्तों? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति होता है दोस्तों, यह अध्यादेश जारी करता है। क्या करता है दोस्तों? यह अध्यादेश जारी करता है। इस बात को नोट करके चलेंगे, परीक्षा में कई बार आपसे पूछ लेता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपके अध्यादेश जारी करता है, तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि यूएनएचसीआर की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों यूएनएचसीआर की स्थापना 14 दिसंबर 1950 को हुई, 14 दिसंबर 1950 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। अगर नहीं दे पाए तो नेक्स्ट आपकी वीडियो में मैं उसका आंसर दूंगा। देखिए आज का हमारा क्वेश्चन तीसरा है कि किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तो भोजन का पूर्ण पाचन दोस्तों आपके छोटी आंत में होता है। इसे कहते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन। ये परीक्षा में कई बार पूछ लिया जाता है कि भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है, तो छोटी आंत में होता है। और दोस्तों जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पर दोस्तों अवशोषण का कार्य होता है। क्या होता है दोस्तों? आपके अवशोषण का कार्य होता है। तो क्वेश्चन पूछ ले कि भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है, तो कहेंगे कि बड़ी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आपके भारत में, आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों को राजनीतिक शक्ति कब मिली। तो दोस्तों 2 अगस्त 1858 को, क्योंकि दोस्तों 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था उसके बाद ही अंग्रेजों को राजनीतिक शक्ति प्राप्त होती है। तो भारत में अंग्रेजों को राजनीतिक शक्ति कब मिली, तो 1857 ईस्वी में आपके विद्रोह के बाद 2 अगस्त 1858 ईस्वी को। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट करके चलेंगे। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि जो 1857 ईस्वी की क्रांति हुई थी, इस समय भारतीय गवर्नर कौन था? भारतीय कौन था आपके? गवर्नर जनरल। तो याद रखेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। इस नोट को नोट करके चलेंगे, परीक्षा में पूछ लिया जाता है, लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पर आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारत में ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है। जो भारत में ग्रीनविच, जो भारतीय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, IST से हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, या जो ग्रीनविच आपके जो ग्रीनविच मीन टाइम है, इससे कितना आगे है, तो 5 घंटे आपके 30 मिनट। कितना? 5 घंटे 30 मिनट आगे है। और ये क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको स्टार मार्क करके नोट कर लीजिएगा। परीक्षा में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भारत में जो ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है भारत वाला समय, तो आपके 5 घंटे 30 मिनट, 5.5 घंटे। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है कि मूल अधिकार में कितने मौलिक अधिकार थे। जो मूल संविधान था, मूल संविधान में, हमने गलत बोल दिया, सुन लीजिए, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मूल संविधान में, तो मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में अब आपके 6 ही मौलिक अधिकार रह गए हैं। 6 ही मौलिक अधिकार रह गए हैं दोस्तों। 7वां मौलिक अधिकार आपके संपत्ति का अधिकार था, और संपत्ति के अधिकार को दोस्तों मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। ठीक है, मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अब 6 मौलिक अधिकार हैं। वे 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। एक मौलिक अधिकार है आपका समता व समानता का अधिकार, समता व समानता का अधिकार। पूरे 6 मौलिक अधिकार बता रहा हूं और इसको नोट करके चलेंगे, परीक्षा में यहीं से क्वेश्चन पूछता है। तो समता व समानता का अधिकार दोस्तों आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक आपके समता फिर समानता का अधिकार है। 6 पूरे हैं, 6 पूरे लिखा रहा हूँ। देखिए, एक हो गया कि समता व समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक, नोट करके चलेंगे अपने नोटबुक में। नेक्स्ट लिखेंगे दोस्तों कि स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों दूसरा मौलिक अधिकार हो जाता है। और स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में है, तो स्वतंत्रता का अधिकार आपके अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। आर्टिकल 19 से लेकर आपके 22 तक क्या आपकी स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरे नंबर पर दोस्तों आते हैं, और तीसरे नंबर पर क्या लिखते हैं, तीसरे नंबर पर लिखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर कोई आपका
क्या करता है, शोषण कर रहा है, शोषण उसके विरुद्ध अधिकार दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल में है दोस्तों, आपके शोषण के विरुद्ध आर्टिकल आपके किस में है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 23 से लेकर आर्टिकल 23-25, आर्टिकल 23-25 तक आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 23 से 24 तक दोस्तों, 23 से कहाँ तक आपके, 23 से 24 तक इसको नोट करके चलेंगे, 23 और 24 दो। फिर चौथा दोस्तों आपका मौलिक अधिकार क्या हो जाता है, चौथा मौलिक अधिकार हो जाता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कि आपके जो धर्म है उसको आपको, उसमें धर्म में आपकी स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमारा पंथ निरपेक्ष राज्य है, इसलिए हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी देते हैं, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक है। कहाँ तक, आर्टिकल 25 से 28 तक है। और पाँचवें पर चलते दोस्तों, पाँचवा कौन सा अधिकार है दोस्तों, पाँचवा है आपकी संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, कि आप अपनी संस्कृति, जो आपकी संस्कृति है, जैसे कि आदिवासी लोग हैं उनकी जो संस्कृति है, संस्कृति वह आपके शिक्षा संबंधी, आपको शिक्षा मिलना चाहिए, शिक्षा संबंधी, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार किसमें है, तो संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार दोस्तों आपके संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आपके आर्टिकल 29 से 30 तक हैं। ठीक है, इस बात को नोट कर चलेंगे। और छठवां इंपॉर्टेंट है दोस्तों, छठवां इंपॉर्टेंट है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है दोस्तों आपके आर्टिकल 32 में। और इसी आर्टिकल 32 के अंतर्गत दोस्तों हाई कोर्ट 5 रिट जारी करता है। 5 रिट का अर्थ होता है अगर किसी ने आपको जबरदस्ती बिना किसी जुल्म के आपको गिरफ्तार कर लिया किसी पुलिस वाले ने, तो उसमें जो उसको आपके अधिकार मिलते हैं उसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। और यह आपके आर्टिकल 32 के अंतर्गत ही जो होता है दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट है, मैंने हाई कोर्ट कहा, माफ़ करिएगा, सुप्रीम कोर्ट जो होता है आपके 5 रिट जारी करता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, अम्बेडकर, तो डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर साहब हैं, ये आर्टिकल 32 को ही आपके भारत के संविधान की आत्मा कहते हैं, भारत के संविधान की आत्मा कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत के संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को किसने कहा है, तो आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। वैसे भारतीय संविधान की आत्मा आपके प्रस्तावना को कहा जाता है, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसको आपके भारतीय संविधान की आपकी आत्मा कहा गया है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 जिसे कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको भारत की आत्मा कहा है। तो कई सारी चीज़ें मैंने आपको 6 आपके मौलिक अधिकार बता दिए। आपके एक बार जो नोट्स आपने बनाए हैं उसमें एक बार देख लीजिए कि समता या समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो यही कुल 6 अधिकार हो जाते हैं। जो 7वां अधिकार था, जो हमने यहाँ पर लिखा है कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, तो 7 थे। वो 7वां कौन सा था, तो आपके संपत्ति का अधिकार था। और जो संपत्ति का अधिकार दोस्तों वो आपके अब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है 44वें संशोधन के द्वारा, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसको आपके भारतीय संविधान से के मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। आगे चलते दोस्तों, आज का हमारा 7वां क्वेश्चन कि कोबोल किस प्रकार की भाषा है। दोस्तों जो अतिरिक्त चीज़ें मैंने आपको लिखाता हूँ उसको नोट ऐसे डालकर नोट करिए, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन इसमें से ना आए, तो जो हम नोट में आपको अतिरिक्त चीज़ें लिखाते हैं उनसे ही आ जाए, लेकिन क्वेश्चन आपके इसी सीरीज से आएगा। इसलिए जो भी चीज़ें हमको लिखाई जा रही हैं, अतिरिक्त में लिखाई जा रही हैं, उसको भी नोट करते चलेंगे। और जो दोस्तों सीरियस स्टूडेंट हैं उनके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, व्हाट्सएप एक ग्रुप बना दिया है। आप लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। और वहाँ पर दोस्तों सभी लोग अपने अपने जिनके पास जो भी स्टडी मटेरियल वगैरह हैं, स्टडी मटेरियल वो आपस में शेयर कर रहे हैं और आपस में अपनी तैयारी को बूस्ट कर रहे हैं। और जो भी उनके क्वेश्चन फंस रहे हैं वो हमको वहीं पर शेयर कर दे रहे हैं, मेरे व्हाट्सएप पर ही हमें शेयर कर दे रहे हैं। और उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको वहीं पर जीएस में जो भी समस्या है उसको वहीं पर दूर कर दे रहा हूँ। और जो भी हमारे पास मटेरियल है मैं स्वयं वहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और इस व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पर आप जाकर क्लिक करेंगे उस लिंक को, तो आप सीधा वहाँ पर आपके पास ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, जो आप ज्वाइन दबा देंगे तो आप वहाँ पर जुड़ जाएंगे। इसलिए उसको जाकर जुड़ लीजिए। देखिए कोबोल किस प्रकार की भाषा है दोस्तों, कोबोल आपके उच्च प्रोग्रामिंग की भाषा है। क्या दोस्तों, कोबोल उच्च प्रोग्रामिंग की भाषा है, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए इसको नोट करके चलेंगे क्योंकि पूछ सकता है ऐसे क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन आपका 8वां है कि गोवर्धन योजना कब शुरू की गई। जो गोवर्धन योजना है कब शुरू की गई, तो सन 2018 में आपकी गोवर्धन योजना शुरू की गई थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपसे और पूछ लेते हैं कि जो मित्र योजना है, मित्र योजना का संबंध किससे है, मित्र योजना का संबंध किससे है, तो दोस्तों टेक्सटाइल्स से। टेक्सटाइल्स, जो टेक्सटाइल्स होते हैं दोस्तों जिसके अंतर्गत आपके टी शर्ट वगैरह बनाए जाते हैं, टेक्सटाइल्स, उससे संबंधित आपकी मित्र योजना। गोवर्धन योजना कब शुरू हुई, तो 2018 में।
आज का 9वां क्वेश्चन कि किसके द्वारा शिलालेख शुरू किए गए थे। दोस्तों आपके किसके द्वारा शिलालेख शुरू किए गए थे, तो जो सम्राट अशोक साहब थे 269 से आपके 269 बीसी में आपके दिल्ली गद्दी पर आसीन हुए थे। वैसे दिल्ली गद्दी कह रहे हैं, वो पाटलिपुत्र पर मतलब कि मगध पर। फिर 200 वैसे दोस्तों 272 आपके बीसी में ही आपके गद्दी पर आसीन हो गए थे, लेकिन 4 वर्ष इनको आपके अपने घर के ही आंतरिक युद्धों को सुलझाने में हुआ, मतलब उत्तराधिकारी युद्ध को सुलझाने में ही इनको 4 वर्ष लगे। तो आपके सही रूप से कहें तो 269 ईसा पूर्व में ये आपके मगध की गद्दी पर आसीन हुए थे। और 261 बीसी में आपके इन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ दिया था अपने के शासन पर बैठने के 8वें ही वर्ष। 261 में कलिंग का युद्ध हुआ था, इस बात को नोट करके चलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि किसके द्वारा शिलालेख शुरू किया गया। शिलालेख जो शिलाओं पर जो शिलाएं होती हैं उन पर जो लेख लिखा जाए उसे कहते हैं शिलालेख, और उसको आपको अशोक ने शुरू किया था। और अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसने प्राप्त की, सर्वप्रथम मतलब कि इनके शिलालेख को किसने पढ़ा, तो सर्वप्रथम इनके शिलालेख को आपके बहुत लोग कह देते हैं कि जेम्स प्रिंसिप ने पढ़ा। दोस्तों यहीं पर आप लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि जो जेम्स प्रिंसिप होते थे, जेम्स प्रिंसिप थे, उन्होंने इनके अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। उन्होंने इनके अभिलेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, ना कि शिलालेखों की। अगर क्वेश्चन शिलालेख से पूछ ले तो याद रखेंगे कि इनके शिलालेख को सर्वप्रथम आपके पादरेटी फैनथेलर ने सर्वप्रथम इनके शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, और कुल 14 इनके शिलालेख हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, 14 शिलालेख हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थित है। जो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है यह आपके कलपक्कम नामक स्थान पर आपके तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कलपक्कम आपके इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र हो जाता है। हमने आपको कल वाली जो पहली क्लास हुई थी उसमें बताया था कि हमारा राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र आपके कटक में है। और राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ है। इस बात का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस बात का आंसर आप लोग कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। तो कई सारे क्वेश्चन आज भी हमने कर लिए और कई सारे अतिरिक्त चीज़ें भी बता दी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक एक बार अवश्य कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आप इसकी PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। फॉलो कर लेंगे मैं ट्विटर का हमारा यूजर नेम है @एग्जाम तक ऑफिशियल। ये दोस्तों हमारा क्या है, आपके यूजर नेम है। इसे सर्च करेंगे तो हमारा आ जाएगा, वहाँ पर आपको फॉलो कर सकते हैं, या फिर ट्विटर की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से भी आप हमको जो आपको वहाँ से भी आप क्लिक करके हमको फॉलो कर सकते हैं। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9580482638। किसी प्रकार की समस्या है, किसी प्रकार की राय लेना चाहते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो हमसे यहाँ पर आप बात कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारी ये जो दूसरी क्लास है ये भी कंप्लीट होती है। अगर आपने इसकी पहली क्लास को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे प्लेलिस्ट की लिंक है, वहाँ पर लिखा होगा कि इस वीडियो की प्लेलिस्ट जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, तो सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। दोस्तों हमारी जो पुरानी माइक थी वो सही से काम नहीं कर रही थी, तो लोगों के बार बार कमेंट्स थे कि सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। तो आज हमने ये आपकी नई माइक खरीद ली है और ये नई माइक का पहला ही वीडियो है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इस माइक का आवाज़ कैसे आ रही है। ठीक है, अगर आवाज़ अच्छी हो तो बिल्कुल बताइएगा। मुझे लगता है कि अब आपकी जो वॉइस थी उसकी क्वालिटी में आपके अंतर आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, एक 4 लाइनों के साथ इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। आप लोग कहते हैं कि सर कुछ मोटिवेट करिए, तो आपसे कहते हैं कि हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। और दोस्तों इस चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड से संबंधित सभी आपके इंपॉर्टेंट क्लास आपके GK GS वाली लगातार आती रहेगी। चलिए दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।